प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण समझाया था। आज हम लोकतंत्र के दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं और वह सिद्धांत कौन सा है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। मीन्स लोकतंत्र को किस नजरिए से इसमें देखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। वास्तव में भाई, लोकतंत्र एक अवधारणा भी है, एक शासन का प्रकार भी है और लोकतंत्र स्वयं में एक व्यापक विचारधारा भी है। क्या? एक व्यापक विचारधारा भी है। अब ये व्यापक विचारधारा है, इसी ही कारण वास्तव में विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है। किस बात को लेकर? कि वास्तव में राजनीतिक सत्ता का उपयोग लोकतंत्र में कौन करता है? शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए? मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए? इन तीनों बातों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है और इस मतभेद की ही परिणति भाई लोकतंत्र के 5 सिद्धांतों में होती है। मतलब वास्तविक रूप में विद्वानों के द्वारा इन तीनों बातों के ऊपर क्या कुछ कहा गया है, इन तीनों प्रश्नों का क्या उत्तर दिया गया है, इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर 5 प्रकार से दिया गया है। इसलिए लोकतंत्र के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं। समझें कौन कौन से? एक तो मैं आपको समझा चुका हूँ, कौन सा? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। और तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजनवादी सिद्धांत। और चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत और 5वां है समाजवादी सिद्धांत। भाई ये सभी सिद्धांत इन्हीं 3 बातों का जवाब देते हैं कि राजनीतिक सत्ता का उपयोग कौन करता है। जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि भी वास्तविक रूप में जो है सत्ता का उपयोग वह जनता करती है, जनसाधारण करते हैं। जबकि बहुलवादी सिद्धांत में क्या जवाब मिलेगा इस प्रश्न का? ये जवाब मिलेगा कि भाई वास्तव में चूंकि बहुलवादी समाज को संघात्मक मानते, इसलिए इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है ना, वो भी विभाजित होती है, वो भी विभाजित होती है। तो वास्तव में इसमें राजनीतिक सत्ता का उपयोग समाज में जितने भी समुदाय और समूह होते हैं वो सभी करते हैं, इसलिए इसको बहुलवादी सिद्धांत कहा जाता है। यह केवल राज्य नामक एक संस्था में शक्ति का वास नहीं मानता है, बल्कि समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों के द्वारा वास्तविक रूप में राजनीतिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो बहुलवादी सिद्धांत ये जवाब दे रहा है। ठीक है भाई। बाकी जो 3 सिद्धांत हैं आगे इनकी हम चर्चा करेंगे, अलग से सभी के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। तीसरा सिद्धांत क्या है? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। चौथा मार्क्सवादी और 5वां समाजवादी। तो आज हम दूसरे सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम लेक्चर आपके लिए तैयार करते हैं भाई उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल की जानकारी है, उन विद्यार्थियों का ये दायित्व है, परम दायित्व है क्या कि आप उन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल से अवश्य अवगत कराएं जिन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी नहीं है, जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। चलिए, वास्तव में अब मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं जिससे आप समझें। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत। क्या कि वास्तव में लोकतंत्र एक विस्तृत विचारधारा है। नोट कीजिएगा, लोकतंत्र एक विस्तृत विचारधारा है। लोकतंत्र
एक जीवन जीने का ढंग है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली का रूप या प्रकार भी है। ठीक है। अब वास्तव में लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का उपयोग कौन करता है, इसके ऊपर मतभेद बना हुआ है। इसीलिए पांचों सिद्धांत इस प्रश्न का अलग अलग जवाब देते हैं। मैंने परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में आपको बताया था कि राजनीतिक सत्ता का प्रयोग जनसाधारण करते हैं, और इस सिद्धांत में बहुलवादी सिद्धांत जो है, विद्वान क्या कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक सत्ता का उपयोग समाज में जितने भी समुदाय और समूह होते हैं उन सब के द्वारा किया जाता है। जवाब मिल गया ना। तो इस तरीके से पांचों सिद्धांत इस प्रश्न का जवाब देते हैं। अगला है शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं, और नेक्स्ट है लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। अब जैसे दूसरा है शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, तो वास्तविक रूप में बहुलवादी सिद्धांत इस प्रश्न का ये जवाब देता है। क्या जवाब देता है कि भाई जो शासक और शासित होते हैं इन्हें मालिक नौकर का संबंध नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से समान होते हैं। मतलब यहाँ राज्य को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। राज्य अपने आप में प्रमुख नहीं है, बल्कि समाज में जितने भी समुदाय और समूह होते हैं वो सभी वास्तविक रूप में राजनीतिक सत्ता का उपयोग करते हैं। और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी ये पांचों सिद्धांत अलग अलग बातें बतलाते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि ये जो तीनों प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों पर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है, और इस मतभेद का जवाब ही वास्तविक रूप में पांचों सिद्धांत मिलता है। ये जो पांचों सिद्धांत लोकतंत्र के, यही इन तीनों प्रश्नों पर मतभेद है। तो मैंने आपके सिद्धांत समझा दिया है। आज दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, ये क्या जवाब देते हैं, इनमें सारी बातें आ जाएंगी। चलिए भाई, सबसे पहले आप नोट करेंगे क्या, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण नोट कीजिएगा। इसके बाद में नोट करेंगे आप लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का आधार बहुलवादी विचारधारा है। एग्जाम पूछा जाता है ये कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का आधार निम्न में से कौन सी विचारधारा है, तो कौन सी विचारधारा है, बहुलवादी विचारधारा। बहुलवादी विचारधारा जो समाज को संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। ध्यान दें, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। मतलब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में बहुलवादी विचारधारा पर आधारित है। बहुलवादी विचारधारा पर आधारित है, और बहुलवादी विचारधारा समाज को संघात्मक मानती है। मतलब बहुलवादी विचारधारा ये कहती है कि प्रभु सत्ता या राजनीतिक सत्ता केवल राज्य में नीत नहीं होती है, बल्कि समाज में जितने भी समुदाय और समूह होते हैं भाई, उन सब में सत्ता का वास होता है, उन सब के द्वारा सत्ता का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुलवादी विचारधारा कह रही है कि समाज संघात्मक होता है। वास्तविक रूप में यहाँ सत्ता विभाजित होती है, सभी समुदायों में, सभी समूहों में सत्ता विभाजित होती है। सभी समुदायों, सभी समूहों के द्वारा सत्ता का प्रयोग किया जाता है। इन सब में प्रभु सत्ता का वास होता है, ना केवल राज्य में। राज्य में केवल प्रभु सत्ता का वास होता है, ये एकत्ववादी सिद्धांत कहता है। कौन कहता है? एकत्ववादी सिद्धांत। इसके लिए हम प्रभु सत्ता का एकत्ववादी सिद्धांत और प्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, ये अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आज हम लोकतंत्र के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका जो है, इस सिद्धांत का आधार बहुलवादी विचारधारा है, और जो समाज को क्या मानती है, संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है, या जो समाज को संघात्मक मानती है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि भी समाज में जो समुदाय और समूह होते हैं ना, उनमें सत्ता विभाजित रहती है। जबकि एकत्ववादी सिद्धांत में सत्ता विभाजित नहीं रहती है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट, अब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन कौन है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक की मैंने चर्चा की थी, उसी प्रकार से लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक या समर्थक विद्वान कौन कौन है, नोट कीजिएगा। H.J. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्बी। और आधुनिक समय में, मतलब दूसरी विश्व युद्ध के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान उभर कर सामने आया है, वो है रॉबर्ट डाहल। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद करते हैं। एग्जाम पूछा जाता है, बहुलतंत्रवाद। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को निम्न में से किस विद्वान के द्वारा कहा गया है या संज्ञा दी गई है? किसके द्वारा?
बहुलतंत्रवाद, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को किसने कहा है? रॉबर्ट डहल ने। तो नोट कीजिएगा, रॉबर्ट डहल इसे बहुलतंत्रवाद कहना पसंद करता है। किसे? लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को ये बहुलतंत्रवाद कहना पसंद करते हैं। भाई ये एग्जाम अक्सर पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करते, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब आगे बढ़े। इसके बाद में एक विद्वान है रॉबर्ट प्रिस्थस, नोट कीजिएगा, रॉबर्ट प्रिस्थस बहुलवादी सिद्धांत का अर्थ बताते हुए बता रहे हैं कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है, प्रणाली सिस्टम, फिर से बोल रहा हूँ, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, सिस्टम राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। देखिएगा यहाँ, मतलब वास्तव में ये बात तो क्लियर है कि बहुलवादी सिद्धांत का आधार बहुलवादी विचारधारा है, और बहुलवादी विचारधारा शक्ति को विभाजित मानती है, सत्ता को विभाजित मानती है। समाज में जितने भी समुदाय समूह होते हैं उन सबके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो वही बात ये कह रहे हैं क्या कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली, मतलब समाज में अनेकों समुदाय समूह होते हैं, ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। मतलब अकेला राज्य शक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि समाज में जितने भी निजी समूह समुदाय होते हैं उन सब के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही तो बहुलवादी विचारधारा है, और इस बहुलवादी विचारधारा के आधार पर ही लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत गढ़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं और लक्षण क्या हैं? मैं आशा करता हूं यहाँ तक यदि आप ठीक से समझ गए हैं तो भाई इसके लक्षण मान्यताएं समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1, लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय समूह होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत भाई लोकतंत्र का आधार व्यक्ति को मानता है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, प्लेलिस्ट में देखिएगा। जबकि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि भाई लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय एवं समूह होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि वास्तव में समाज संघात्मक है, समाज में शक्ति सत्ता विभिन्न समुदायों में समूह में विभाजित होती है, बटी हुई रहती है। ये सभी वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति में अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कौन निभाते हैं? विभिन्न समुदाय समूह। इसलिए लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय एवं समूह होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। तो वास्तव में बहुलवादी सिद्धांत क्या करे? लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय एवं समूह होते हैं, क्योंकि ये समाज को संघात्मक मानता है, क्योंकि इसका आधार बहुलवादी विचारधारा है। और बहुलवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज संघात्मक है। समाज संघात्मक इसका मतलब है कि समाज में जितने भी समुदाय समूह होते हैं उन सब के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति में भागीदारी निभाई जाती है। अकेला राज्य शक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं करता है। दूसरा, समूहों का निर्माण, मतलब समाज में विभिन्न समुदाय और जो समूह होते हैं, समुदाय और समूह होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। समूहों का निर्माण व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यस भाई, समाज में क्या सभी मनुष्यों के हित एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके तो अलग अलग होते हैं। तो जिन व्यक्तियों के जैसे हित होते हैं उस हित के आधार पर समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय और समूहों का निर्माण होता है, और ये सभी समूह और समुदाय अपने से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके उद्देश्यों की, उनके हितों की पूर्ति के लिए उसका निर्माण किया जाता है, उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब व्यक्तियों के जैसे हित हैं, कुछ व्यक्तियों के एक जैसे हित होते हैं, तो उसके आधार पर समूह समुदाय का निर्माण होता है और उसके बाद में उसके द्वारा उनके हितों की रक्षा की जाती है। राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है। ध्यान दें, समूहों का निर्माण व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और भाई व्यक्तियों के हित आप देखिएगा, ये तो है नहीं कि एक देश के अंतर्गत सबके एक जैसे हित होंगे। व्यापारियों के हित अलग हैं, किसानों की हित अलग है, विद्यार्थियों की हित अलग है। तो इनके आधार पर जिस समूह समुदाय का निर्माण हो रहा है वास्तविक रूप में उनके उद्देश्यों के आधार पर निर्माण हो रहा है, और निर्माण होने के बाद में उनके उद्देश्यों उनके हितों का जो है सरकार के ऊपर
पूरा करने के लिए दबाव डाला जाता है। तीसरा, समूह एवं समुदाय अपने से संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ये बात मैंने इस बिंदु के माध्यम से स्पष्ट कर दी है। क्या? समूह एवं समुदाय अपने से संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। भाई, इसका तीसरा लक्षण ये है कि समाज में हितों के आधार पर समूह समुदाय का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिएगा विद्यार्थियों का समुदाय है, व्यापारियों का, किसानों का। तो वास्तव में ये जो समूह और समुदाय हैं, ये अपने से संबंधित व्यक्तियों के लिए, जैसे विद्यार्थियों का ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का जो समूह है व्यापारियों का ध्यान रखेंगे, किसानों का जो समूह है किसानों का ध्यान रखेंगे। तो वास्तव में समूह एवं समुदाय अपने संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। मतलब समाज में जैसे किसानों का समुदाय है, विद्यार्थियों का समुदाय है, व्यापारियों का समुदाय है, ये सभी वास्तविक रूप में अपने से संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। भाई, विद्यार्थियों का समुदाय है, विद्यार्थियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेगा। इसी प्रकार से किसानों का समुदाय है, किसानों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेगा कि भाई इनके हितों की पूर्ति कीजिएगा। अब भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा? विभिन्न समुदाय, विभिन्न समूहों के होने से इससे ये फ़ायदा होगा कि सरकार निरंकुश नहीं बनेगी। इसी के साथ में सभी समुदाय एक दूसरे की शक्ति को संतुलित कर देंगे और कोई भी समुदाय तानाशाही का प्रयोग नहीं कर सकता, तानाशाह नहीं बनता। और इसी के साथ में सभी व्यक्तियों के हितों की भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए जिस समुदाय से जुड़े हैं, उस समुदाय का ये दायित्व बन जाता है कि उनके उद्देश्य की पूर्ति करें, सरकार के ऊपर दबाव डालें और उनके हितों की पूर्ति की जाए। ठीक है भाई, तो इससे ये फायदा होगा। चौथा है ये सिद्धांत मीन्स लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि राज्य मतलब शासन, राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। यस, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की तरह वो भी सीमित शासन की बात करते हैं। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत भी सीमित शासन की बात करता है और परंपरागत उदारवादी सिद्धांत सीमित शासन के लिए जिन साधनों की बात करता है, उन सभी साधनों को लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी स्वीकार करता है, जिसकी चर्चा हम यहाँ 3 बिंदु के आधार पर करेंगे। तो चौथा लक्षण क्या है? यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए। अब शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए, इसके लिए किन किन साधनों को अपनाया जाना चाहिए, ये जो तीनों साधन मैं आपको बताऊंगा। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत भी इनका समर्थक है। मतलब परंपरागत उदारवादी सिद्धांत सीमित शासन की स्थापना के लिए जिन साधनों की बात करता है, उन साधनों को लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी स्वीकार करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात एग्जाम पूछा जाता है, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। नंबर 1 ए, राज्य की प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का विरोध करता है, बहुलवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में यहाँ राज्य की प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का ये बहुलवादी सिद्धांत विरोध करता है और बहुलवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। मतलब इसका कहना ये है, किसका? बहुलवादी सिद्धांत का, कि वास्तव में राज्य के अंतर्गत सरकार के द्वारा अकेले रूप में स्वयं के द्वारा सारी शक्ति का प्रयोग किया जाए तो एकत्ववादी सिद्धांत है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत करेगा नहीं, गलत बात है। केवल राज्य ही शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि समाज में जितने भी समुदाय समूह होते हैं उन सब के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति में भागीदारी निभाई जाती है। सबके द्वारा राजनीतिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। किसी न किसी रूप में राज्य की शक्ति का निजी समुदायों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। बी है, समुदायों और समूह के माध्यम से राजनीति में व्यक्ति की भागीदारी में वृद्धि पर बल देता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में समाज में विभिन्न प्रकार के जो समुदाय और समूह होते हैं उनके माध्यम से राजनीति में व्यक्ति की भागीदारी में वृद्धि पर बल देता है। इनका कहना है कि समाज में जब विभिन्न प्रकार के समुदाय समूह होते हैं तो वास्तविक रूप में इन सभी के द्वारा व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीति में भाग लेता है। ये दो तो इसकी महत्वपूर्ण बात ये होगी। अब तीसरी जो बात हम कर रहे हैं वो इसके साधन की है। जैसा कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत जिन साधनों की बात करता है सीमित शासन के लिए है, उसका समर्थन लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी करता है। ये 2 ए और बी बिंदु हैं, ये अलग हो जाते हैं, जबकि सी है ये अलग से हो जाता है। इसमें साधनों की बात की गई। क्या? शासन की शक्ति को सीमित रखने के साधनों का समर्थन करता है। मतलब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत शासन की शक्ति सीमित हो
इसके जो साधन होते हैं उन साधनों का समर्थन करता है, और इसके लिए ये उन्हीं साधनों का समर्थन करता है जिन साधनों की बात लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसके द्वारा किया गया है। जिन साधनों का समर्थन लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के द्वारा किया गया है, उन सब साधनों का समर्थन लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी इसको भी बोल दे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में समर्थन किया जाता, नहीं। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत इनसे थोड़ा सा अलग है। अब ध्यान देंगे, शासन की शक्ति को सीमित रखने के साधनों का समर्थन करता है। कैसे? जैसे नागरिक स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों की व्यवस्था पर बल देता है। ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी कहता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में भी इसकी बात की गई है। अगला है जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता। मतलब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। ये सीमित शासन के लिए इन साधनों का समर्थन करता है। कौन? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि यूपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्या? भाई एक विद्वान है जीडीएच कोल, जो कि वास्तविक रूप में कौन है? जीडीएच कोल लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के ही समर्थक हैं। अब जो ये जीडीएच कोल और एच.जे. लास्की हैं, भाई इनमें एक बात को लेकर के मतभेद है। वो क्या? कि जीडीएच कोल हैं वो वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के बारे में कहते हैं कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, और एच.जे. लास्की कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इसके ऊपर मतभेद है, ये आप नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। जीडीएच कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की बात करते हैं, और एच.जे. लास्की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की बात करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जीडीएच कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जबकि लास्की प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की बात करते हैं। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम अक्सर पूछा जाता है। ये हो गए आपके लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की मान्यताएं एवं लक्षण, ठीक है भाई। अब आपसे किसी भी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे विश्वास की कदर कीजिएगा। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी के लिए कर रहा हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे किसी भी एक लेक्चर को तरीके से समझिएगा। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आप स्वयं देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं राजनीति विज्ञान समझा रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की भी जो है विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है। कुछ आलोचक हैं जिनका कहना है कि बहुलवादी सिद्धांत में भी ढेरों कमियां हैं। भाई दुनिया में कोई ऐसा सिद्धांत है ही नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो। तो इसलिए कमी व्यक्ति में भी होती है, कमी सिद्धांत में भी होती है। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं है। तो फिर लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इससे अछूता कैसे रह सकता है? इसमें भी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आलोचनाएं हैं? नंबर 1, व्यक्ति की तुलना में समुदायों एवं समूहों को अधिक महत्व देता है। ये अर्थात लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में समुदायों एवं समूहों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब समुदाय एवं समूहों को महत्व देगा तो वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि समुदाय और समूह प्रथम है, व्यक्ति बाद में है। तो इसका मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ हानि हो सकती है। ये बात पूर्णतया सत्य है। दूसरा, राज्य एवं अन्य समुदायों की पारस्परिक स्थिति पर मतभेद। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए आलोचक कह रहे हैं कि राज्य एवं अन्य समुदाय की पारस्परिक स्थिति पर मतभेद। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में राज्य और समाज में जो विभिन्न समुदाय और समूह हैं, इनका पारस्परिक संबंध किस प्रकार का हो, पारस्परिक स्थिति कैसी हो। मतलब राज्य को प्रथम स्थान दिया जाए या फिर राज्य को भी अन्य समुदाय के बराबर मान लिया जाए, इसके ऊपर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि नहीं भी राज्य को जो है अलग स्थान दिया जाए, कुछ कहते हैं कि नहीं राज्य और समुदाय सब बराबर हैं। जैसे अरस्तु ने कहा था कि राज्य समुदायों का समुदाय है, समुदायों का समुदाय है। तो वास्तव में वहाँ एक प्रकार से सभी समुदायों को समान माना गया है, राज्य को भी समुदाय माना गया है, राज्य को भी समुदाय माना गया है। किसने? अरस्तु ने। तो इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। तीसरा है
यह सिद्धांत मतलब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध अन्य समुदायों की शक्ति पर बल देता है। मतलब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, इसका कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तभी हो सकती है जबकि वास्तविक रूप में समाज में अनेक समुदाय होंगे, अनेक समूह होंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वास्तविक रूप में राज्य ही प्रमुख होना चाहिए, तभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। अगर समाज में विभिन्न समुदाय और विभिन्न समूहों को वास्तविक रूप में राज्य के बराबर मान लिया गया तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है, और इसमें सच्चाई है। चौथा है, प्रभु सत्ता को राज्य सहित विभिन्न समुदायों में विभाजित मानता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो प्रभु सत्ता होती है, जो संप्रभुता है, प्रभु सत्ता को राज्य सहित विभिन्न समुदायों में विभाजित मानता है। मतलब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत प्रभु सत्ता को विभाजित मानता है, जबकि एकत्ववादी सिद्धांत कहता है कि नहीं गलत बात है, प्रभु सत्ता विभाजित हो ही नहीं सकती है। और बात भी सही है। प्रभु सत्ता संप्रभुता का मतलब ही यही है, तात्पर्य ये, भावार्थ यही है कि इसका विभाजन नहीं हो सकता, इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। मैं प्रभु सत्ता के ऊपर अलग से जब वीडियो अपलोड करूंगा तब ये सारी बातें समझाऊंगा। यहाँ तो मैं केवल लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अर्थात वैसे देखा जाए प्रभु सत्ता के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, एकत्ववादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। एकत्ववादी सिद्धांत का कहना है कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता का वास एक जगह होता है। बहुलवादी सिद्धांत का कहना है कि प्रभु सत्ता विभाजित होती है। तो आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में बहुलवादी प्रभु सत्ता को राज्य से विभिन्न समुदायों में विभाजित मानती है। तो इनका कहना है कि भी राज्य भी जो है राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करता है, समाज में जो विभिन्न समुदाय और समूह होते हैं ना, वो भी जो है प्रभु सत्ता का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो आलोचकों का कहना है कि ये गलत बात है। वास्तविक रूप में जो है, अब इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, एकत्ववादी ये बात कहेंगे कि जो प्रभु सत्ता होती है तो वास्तविक रूप में राज्य में निवास करती है, ना कि समाज में जो विभिन्न समुदाय और समूह होते हैं उनमें, है ना। इसलिए आलोचक इस आधार पर इसकी आलोचना कर रहे हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, प्रभु सत्ता को राज्य सहित विभिन्न समुदायों में विभाजित मानता है कौन? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। जबकि आलोचकों का कहना है कि प्रभु सत्ता विभाजित नहीं हो सकती है, संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता का महत्वपूर्ण लक्षण ही है क्या कि ये अदेयी है, इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, है विभाजित है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। किसका? प्रभु सत्ता का। जबकि बहुलवादी सिद्धांत इसको विभाजित मान के चलता है, इसलिए आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। ये हो गया लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना। इन 4 बिंदु में संपूर्ण बातें आ जाती हैं। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।